नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जंतु विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जैव विकास का। चलिए शुरू करते हैं। जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वेलेस, डी व्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ। इनकी मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में यूमेरस, रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण: तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण: कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आदि। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त होते गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं और उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत, जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। लैमार्कवाद, लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण: जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद, जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से लेकर 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर
पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक क्या है? विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। पहला, नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन ने। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं ह्यूगो डी व्रीज। समरूप अंग होते हैं जो कार्य में समान होते हैं। रूप से यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि रचना में समान है। समरूप जो है वो कार्य में समान है और समजात जो है वो रचना में समान है। वर्ष 809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? तो जीवन संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? अंगों का उपयोग व अनुपयोग। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और अगर क्वेश्चन आए कहीं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है ओपेरिन ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चार्ल्स डार्विन की जो बुक है वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, बाकी निक्टेटिंग पर्दा, कर्णा, मांसपेशियां, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे आपके अवशेषी अंग हैं। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, वो कहलाते हैं समजात अंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो ऑक्सीजन। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्ण पल्लव पेशियां। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कैंगरू। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून यानी कि नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था लैमार्क।
यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।